हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम राइटिंग इन सिटी लाइफ का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे जो आपकी चैप्टर में आपके टेक्स्ट मैटर में दिया गया है। इसके पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में हमने मैप के जरिए समझने की कोशिश की थी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का रीजनल लोकेशन क्या है और किस प्रकार से वहाँ पे 3 डिफरेंट सिविलाइजेशंस, सीरियंस, खेडियन या बेबीलोनियन आप कह सकते हैं, सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में भी हमने जाना था। तो चूँकि अब वी ऑलरेडी नो दैट दिस सिविलाइजेशन प्रॉस्पर्ड बिटवीन 2 रिवर्स, तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं कि ये नोट्स जो हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में हमें जानकारी देंगे कि किस प्रकार से जो यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस, दजला फरात की जो नदियाँ थीं, उनका क्या महत्व था इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। निश्चित है कि उनकी वजह से एग्रीकल्चर पर फ़र्क पड़ा होगा, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिली होगी, और एबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज की भी हम बात करेंगे इस ट्यूटोरियल में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। उसमें लाइव स्टॉक भी है, आपके फ्रूट भी हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक में हमें इराक के डाइवर्स एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है और वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एग्रीकल्चर जो है वो तो थी ही, लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे साथ साथ जो पैस्टोरलिज्म था, मतलब जहाँ पे चरवाहों की भी वहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस थी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब एक जैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं था कि मैदान है तो मैदानी है, रेगिस्तान तो रेगिस्तानी है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे आपको मैदान मिलेंगे, ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स मिलेंगे, मतलब समतल नहीं है कहीं पे ऊपर, मतलब लाइक दिस वेवी फॉर्म में नॉर्थ ईस्ट में, और ये ट्री कवर्ड है, माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ पे स्ट्रीम्स भी मिलेंगी और वाइल्ड फ्लावर्स, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ की, और रेनफॉल यहाँ पर होती है, सफिशिएंट रेनफॉल हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। और ये एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे चूँकि आपकी बुक में डेट दी गई है तो 7000 से 6000 BC, यानी आज से अगर हम बिफोर प्रेजेंट की बात करें तो 9000 और 8000 साल पहले एग्रीकल्चर मेसोपोटामियन रीजन में शुरू हुई थी। और नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे जो अपलैंड है, मतलब जहाँ पे उच्च भूमि है, क्योंकि ये जो मैप हमने देखा था तो यहाँ पे मतलब कि जो ग्राउंड का जो लेवल है वो उठा हुआ है, पहाड़ी इलाका भी मिलता है, हिल्स मिलती हैं। तो नॉर्थ का जो उठा हुआ हिस्सा, जैसे हमारे यहाँ हिमालयंस की हम बात करें तो जब आप जाते हो उस तरफ तो ज़मीनी हिस्सा आपको उठता हुआ नज़र आता है, फिर धीरे धीरे माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं वो अंडुलेटिंग, वहाँ पे मैदानी इलाके मिलते हैं, और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर पेड़ वगैरह रहते हैं, पेड़ उगे हुए होते हैं। और ऐसे होता है माउंटेन्स में आप देखते हो जनरली तो वहाँ पे भी वनस्पति होती है, उनकी भी वेजिटेशन होती है। और ये नदियाँ आप देख ही रहे हैं, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। इसके सदर्न पार्ट में यहाँ पे कुछ रेगिस्तानी इलाका भी था। अब तो ये नदियाँ काफ़ी क्लोज आ चुकी हैं इराक में, लेकिन तब इनमें काफ़ी फासला था। तो अपलैंड की बात करें तो वहाँ पे स्टेपी घास पाई जाती है, कुछ आपने घासें पढ़ी होंगी, स्टेपी है, पैम्पास है, एट्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पे एनिमल हर्डिंग पॉसिबल थी। और इन इलाकों में जहाँ पे अपलैंड इलाका था, जहाँ पर ज़मीन से उठा हुआ हिस्सा था, कुछ पहाड़ी टाइप का इलाका था, वहाँ पे लोग एनिमल हर्डिंग करते थे। एग्रीकल्चर से ज़्यादा वहाँ पे एनिमल हर्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है, वो लाइवलीहुड का सहारा था। और जब ठंडियों में रेन हो जाती थी तो वहाँ पे जो सीप है, गोट है, वहाँ पे जो घास उगाती थी उसको वो चढ़ती थी, और साथ साथ जो लो श्रब्स, झाड़ियाँ उगाती थी। तो इस एरिया में, मतलब जहाँ पे जो अपलैंड एरिया था आपका नॉर्थ का, तो वहाँ पे इस तरह से काम चलता था। और कुछ ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं, मतलब टाइग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो कम्युनिकेशन का रूट का काम करती थी। मतलब यहाँ पे नेविगेशन हो जाता था, लोग जहाज़ के ज़रिए अपने, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे तो हम बता दें कि सेल शिप जो है उसकी खोज यहीं पे हुई थी। मनुष्य ने यहीं से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था उसे, और ये माउंटेन्स ऑफ इराक में ले जाने का काम करती थी। कम्युनिकेशंस होता था क्योंकि टाइग्रिस रिवर जो है वो ईरान की तरफ ले जाएगी आपको, क्योंकि वो ईस्टर्न साइड में है। उसके बाद जो सदर्न पार्ट में आते हैं हम इराक के, तो वहाँ पे डिज़र्ट इलाका पड़ता है, और यहाँ पर ही फर्स्ट सिटीज़ डेवलप हुए और राइटिंग इमर्ज हुई, ठीक है। अभी हम मैप में वापस जाते हैं तो देखते हैं डिज़र्ट रीजन जो था वो सिटीज़ को सपोर्ट कर सकता था, उसकी वजह थी यूफ्रेट्स रिवर और टाइग्रिस रिवर, या टिग्रिस रिवर, मेरे मुँह से तो टिग्रिस रिवर ही निकलता है। और ये नदियाँ जो कि नॉर्थ की तरफ से आती थी, नदर्न माउंटेन्स की तरफ से आती थी, तो अपने साथ फर्टाइल सिल्ट लेके आती थी, मतलब मिट्टी उपजाऊ। और वो जहाँ
बहती थी वहाँ पे, उन्हें डिपॉजिट कर दिया करती थी। और जब फ्लडिंग होती थी तो ये मिट्टियाँ, जब वाटर रिसीड होता था तो वहाँ पे जमा हो जाती थी। और सिंचाई भी होती थी, मतलब जो वाटर जो है इन नदियों से रिलीज़ किया जाता था फील्ड्स की तरफ। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इरिगेशन की टेक्नोलॉजी का भी यूज करते थे ये लोग, सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग। क्योंकि जब हम दक्षिण की बात करेंगे तो सुमेरियन, इसलिए आपको अगला पॉइंट दिया गया है, जो फ्लड वाटर्स होता था, बाढ़ का पानी होता था, तो उसे स्मॉल चैनल्स बना बना के, मतलब इरिगेशन चैनल्स बना बना के उनसे इरिगेशन का काम लेते थे। कैनाल्स जो है पास्ट में इन लोगों ने बनाई थी, और फिर उससे वो अपने वीट एंड बार्ली, पीज एंड लेंटिल्स यानी लहसुन, मटर, जौ की खेती वगैरह कर लिया करते थे। देखिए मैप 2 है आपकी बुक का ही दिया गया। यहाँ पे देखिए ये जो सदर्न पार्ट है ना, ये तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया आपका, ये नदर्न पार्ट हो गया आपका, ये जो है ये सदर्न पार्ट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका जोन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पे इरीगेशन वगैरह होती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी होती थी, नदियों का पानी भी पर्याप्त आता था। और ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, ये रेनफेड एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी। और ये सारे के सारे माउंटेनस रीजन्स हैं जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बनाया गया है। और इधर डिजर्ट इलाका पड़ जाता है काफ़ी। इस तरफ ईरान पड़ेगा, तो रिवर टाइग्रिस से नदियों के जरिए ईरान में पहुँच सकते थे। और यहाँ पे स्टेपी घास हैं जो नॉर्थ में हमने पढ़ा था। ये अपलैंड एरिया है, और यहाँ पर हर्डिंग, पैस्टोरलिज्म ज़्यादा था। इस जगह खेती ज़्यादा थी, मतलब इस जगह खेती ज़्यादा थी, इस जगह पैस्टोरलिज्म ज़्यादा था। तो हमने देख लिया कि वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट था, अंडुलेटिंग प्लेन्स कवर्ड विथ ट्रीज, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर के साथ पैस्टोरलिज्म भी साथ था। नदर्न एरिया में एनिमल हर्डिंग ज़्यादा थी, सदर्न एरिया में इरिगेशन और फ्लडिंग और अच्छा खासा वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। जबकि सदर्न पार्ट में डिजर्ट एरिया भी है, उस डिजर्ट एरिया में नदियों की वजह से वहाँ पर पॉसिबल है खेती। इसी में अगला पॉइंट ये है कि अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल लिमिटेड थी, है ना, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे पर्याप्त बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहाँ पे अच्छी थी। वो लोग जितना चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते थे, रिमार्केबली प्रोडक्टिव था। तो इसकी वजह थी यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इरिगेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसमें भी हम सुमेर का नाम लेंगे ना, सुमेरियन पीपल डिड दिस। इस टेक्नोलॉजी के रूप में हम लेंगे इसको, इरिगेशन को। और एग्रीकल्चर के अलावा पर्याप्त मात्रा में जानवरों को भी पाला जाता था, है ना, लाइव स्टॉक। इनमें कुछ जानवर भी आपको पता होने, जैसे सीप का, गोट का पालन होता था, जो स्टेपी घास को चरते थे। मतलब स्टेपी घास के मैदानों में ये अच्छे खासे यहाँ पर एनिमल हर्डिंग हो जाती थी। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में प्लेन्स भी है, वहाँ पे भी एनिमल हर्डिंग हो जाती थी। माउंटेन स्लोप्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो माउंटेन का जो ये स्लोपी एरिया है ना, और तलहटी जो मैदानी इलाका है, फिर माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको मैदान देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा अंडुलेटिंग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी इनका पालन पोषण हो जाता था, और इनसे मीट, मिल्क एंड वूल वगैरह मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पे बुनाई वगैरह भी होती थी। तो आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर है यहाँ पे, साथ में लाइव स्टॉक भी देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर से हमें बार्ले है, वीट एट्सेट्रा हमने देखा था मिल जाती हैं, और एनिमल से मिल जाता है। तो अच्छा खासा उनका जीवन चल रहा था। और फिश भी मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ हैं ना, और पर्याप्त मात्रा में। और फ्रूट भी हैं, जैसे डेट पाम, जैसे वहाँ की क्लाइमेट है उसके हिसाब से डेट पाम के ट्रीज़ मिलते हैं समर में। तब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरली एंड पेस्टोरली दे वर प्रॉस्पर, है ना, जितना चाहिए उससे ज़्यादा उनको मिल जाता था। तो ये जो रूरल प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि ये मतलब जो गांव में लोग पहले विलेजेस ही बसने शुरू हुए थे, तो इन्हीं प्रॉस्पेरिटी की वजह से सिटीज़ के डेवलपमेंट में मदद मिली। लेकिन हमें ये भी दिमाग में रखना है कि सिर्फ जो रूरल प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब जो गांव में लोग समृद्ध हो रहे थे, सारी चीज़ें उनके पास थीं, तो इससे शहर को बढ़ावा मिला, शहर भी बनना शुरू हो गए। जो मैंने आपको पिछले में एक फ्लो चार्ट के जरिए बताया था, किस प्रकार से जब सेटलमेंट्स स्टार्ट होते हैं तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे गवर्नमेंट्स फिर स्टेट के रूप में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपना अपना सबका इलाका, सबके अपने रूलर, सबके अपने गॉड, डिटीज़ एट्सेट्रा। तो रूरल प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कुछ और भी फैक्टर्स थे जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, जिनकी वजह से सिटी लाइफ प्रभावित हुई, जिनकी वजह से सिटी लाइफ की ग्रोथ में मदद मिली। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि देयर आर अदर फैक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चरल सक्सेस दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सिटी लाइफ, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अर्बनिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इस ट्यूटोरियल को यहीं खत्म करते हैं। अगले ट्यूटोरियल हम इसी टॉपिक के साथ फिर आपके साथ होंगे। बाय बाय।